नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर और हमास के मिलिट्री कमांडर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है, मतलब गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। दरअसल बात यह है कि 20 मई 2024 के दिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर ऑफिस की तरफ से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में फिलिस्तीन राज्य के हालात के मद्देनज़र अरेस्ट वारंट जारी करने के लिए एप्लीकेशन दिया गया था। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर ऑफिस की तरफ से पेश किए गए सबूतों के आधार पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जजों ने यह कन्फर्म किया है, यह माना है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर और हमास के सैन्य कमांडर के खिलाफ यह भरोसा करने के लिए रीजनेबल ग्राउंड है, तर्कसंगत आधार है कि ये वॉर क्राइम के लिए जिम्मेदार हैं, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इन्होंने मानवता के खिलाफ अपराध किया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर करीम खान का प्रेस स्टेटमेंट कहता है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जजों ने यह माना कि इस पर भरोसा करने का तर्कसंगत आधार है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर युवा ग्लांट, इन दोनों ने भूखमरी, स्टारवेशन को युद्ध के मेथड के तौर पर इस्तेमाल करते हुए युद्ध अपराध किया है, वॉर क्राइम किया है। इनके आदेश पर हत्या की गई है, यातना दी गई है और भी न जाने कितने अमानवीय कृत्य किए गए हैं। यह सब मानवता के खिलाफ अपराध की कैटेगरी में आते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजों ने यह भी माना कि इस पर भरोसा करने का तर्कसंगत आधार है कि इजराइल के प्रधानमंत्री और फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर ने अपनी सुपेरियॉरिटी, मतलब अपनी वरिष्ठता, अपने पद का फायदा उठाते हुए जानबूझकर नागरिकों पर हमला करने के निर्देश दिए हैं, सिविलियन पर हमला करने के निर्देश दिए हैं। यह युद्ध अपराध की कैटेगरी में आता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जजों ने यह भी स्वीकार किया कि इस पर भरोसा करने का रीजनेबल ग्राउंड है कि हमास के सैन्य कमांडर हत्या, यातना, बलात्कार, यौन हिंसा, बंधक बनाना, क्रूर व्यवहार करना और व्यक्तिगत गरिमा पर आघात करने जैसे मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए जिम्मेदार है। यह तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वारंट की बात हो गई। तो थोड़ा गजा के बारे में जान लेते हैं। इजराइल गजा में पिछले 1 साल से ज़्यादा समय से जो कर रहा है वह मानवता के खिलाफ अब तक किए गए सबसे बड़े अपराधों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन गजा में रहने वाले 44,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी लोगों की मौत हो चुकी है अब तक, और 1 लाख से ज़्यादा लोग घायल हैं। इसमें ज़्यादातर बच्चे और औरतें शामिल हैं। और ऐसा लगता है कि इजराइल का इरादा हमास को ख़त्म करना ही नहीं है, बल्कि फ़िलिस्तीन नाम के पूरे विचार को ही पूरी तरह से ख़त्म कर देना है। इजराइल ने जिस तरीके से फ़िलिस्तीन के स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जैतून के बागान और जितने भी तकरीबन 90% से ज़्यादा बिल्डिंगें और रिहायशी इलाके हैं, उसको जिस तरीके से बर्बाद किया है, वह बताता है कि इजराइल फ़िलिस्तीन की रोज़ाना की संस्कृति से लेकर के प्रकृति और इतिहास को संजो कर रखने वाली हर थैली को ख़त्म कर देना चाहता है। और जिस तरीके से गजा पर हमला हुआ है, जिस तरह की बमबारी हुई है, जिस तरह की क्रूरता हुई है, उसके वजह से पूरे मध्य एशिया में इस समय तनाव का माहौल चल रहा है। इजराइल और ईरान जैसे 2 प्रमुख देश मध्य एशिया के आमने सामने खड़े हैं। और जितने भी प्रॉक्सी वार करने वाले संगठन थे, जैसे कि हमास और हिजबुल्ला, इनके बड़े बड़े कमांडरों को इजराइल ने मार गिराया है। अब फिर से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर करीम खान ने जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में अरेस्ट वारंट जारी करने के लिए एप्लीकेशन दायर की गई थी, तब उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट जारी करते हुए क्या कहा था, उस पर बात कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर ने प्रेस स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा था कि पूरी तसल्ली के साथ जांच परख करने के बाद इकट्ठा किए गए सबूतों के आधार पर यह भरोसा करने का तर्कसंगत आधार है। यह बात उन्होंने 20 मई 2024 को कही थी कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के रक्षा मंत्री युवा ग्लांट
8 अक्टूबर साल 2023 के बाद फिलिस्तीनी राज्य की सीमा में युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध करने की जिम्मेदार हैं। करीम खान ने स्टेटमेंट जारी कर कहा था कि फोटो, वीडियो, इंटरव्यू, सैटेलाइट इमेज, मरने से बच गए लोगों से की गई बातचीत और कई गवाह सबूत के तौर पर हमारे पास मौजूद हैं, जिसको अंतर्राष्ट्रीय जगत के विद्वान जो क्रिमिनल मामलों को देखते हैं, युद्ध अपराध को देखते हैं, उन्होंने कहा है कि यह युद्ध अपराध की श्रेणी में आने वाले मामले हैं। और इन सबूतों के आधार पर हम कह सकते हैं, करीम खान कह रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर कह रहे हैं कि इजराइल ने गजा के हर इलाके में जानबूझकर और व्यवस्थित तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से लोगों के जीवन को जीने के लिए जरूरी सामानों से वंचित कर दिया है। गजा के 3 बॉर्डर हैं और तीनों बॉर्डर की पूरी तरीके से घेराबंदी कर दी गई है। 8 अक्टूबर 2023 से यह घेराबंदी जारी है। भोजन और दवाई जैसे जीवन जीने के लिए जरूरी सामानों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। यह 20 मई 2024 को यह बात कही जा रही है। कुछ वक्त के लिए बॉर्डर खोला गया था, मगर फिर से बॉर्डर को बंद कर दिया गया। साफ सुथरा पानी की पाइपलाइन बंद कर दी गई है, बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई है। यह सब 8 अक्टूबर 2023 से लेकर के 20 मई 2024 और पता नहीं कब तक चलेगा। यह इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर ने अपने प्रेस स्टेटमेंट में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जजों के साथ जो अपील की, वहां पर बात कही थी। प्रेस स्टेटमेंट में यह भी बात लिखा था कि भोजन के लिए कतार में जब लोग खड़े होते हैं तो उन पर हमला हो जाता है। जब लोग घायल होते हैं तो जो एजेंसी मानवीय मदद के तौर पर पहुंचती है उन पर हमला किया जाता है। मानवीय मदद पहुंचाने वालों पर हमले हुए हैं, उनका कत्ल किया गया है। इस तरह का माहौल बना दिया गया है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी मदद के लिए वहां पर जाती है, मदद के लिए वहां पर खड़ी होती है, वह गजा छोड़ करके चली गई है। हमारा मानना है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर का मानना है कि इजराइल की तरफ से यह सारे कृत्य इसीलिए किए जा रहे हैं ताकि लोगों को भूख से मरने के लिए मजबूर किया जाए। स्टारवेशन और भूखमरी को युद्ध के तरीके के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। गजा की पूरी नागरिक आबादी को इजराइल अपने लिए खतरा मानता है और पूरी नागरिक आबादी को सामूहिक तौर पर दंडित कर रहा है। गजा के कुछ इलाकों में अकाल जैसी हालत हो गई है, कुछ अन्य इलाकों में अकाल का खतरा मंडरा रहा है। मौजूदा वक्त में दुनिया के किसी भी इलाके में इतनी बड़ी संख्या में भूखे रहने वाली आबादी कहीं नहीं मौजूद है जितनी गजा में मौजूद है। यह 20 मई 2024 के प्रेस स्टेटमेंट में बात लिखी गई है। इस भयावह स्थिति को इजराइल ने पैदा किया है। यह पूरी तरह से मानव निर्मित आपदा है, अंग्रेजी में कहें तो एंटायरली मैन मेड डिजास्टर। इसीलिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर की मांग है कि इजराइल के प्रधानमंत्री और इजराइल के रक्षा मंत्री के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से अरेस्ट वारंट जारी किया जाए और इन्हीं सबूतों के आधार पर जारी कर दिया गया है। 20 मई 2024 को जारी किए गए अपने प्रेस स्टेटमेंट में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर यह बात भी रखते हैं कि दुनिया के किसी भी राज्य की तरह इजराइल को भी हक है कि वह अपनी आबादी की रक्षा करे। अपनी आबादी की रक्षा करने का मतलब यह कतई नहीं है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन करे, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का उल्लंघन करे, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का उल्लंघन करे। सशस्त्र संघर्ष के दौरान जिन कानूनों का पालन करना चाहिए उन कानूनों को तोड़कर युद्ध करे। युद्ध करते वक्त भी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का पालन होना चाहिए। हमास को खत्म करने का मतलब यह नहीं है कि फिलिस्तीन की पूरी आबादी को खत्म कर दिया जाए, निर्दोष नागरिकों को मारा जाए और मरने के लिए मजबूर कर दिया जाए। इजराइल ने अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए जो रास्ता चुना है उसमें जानबूझकर लोगों की मौत हो रही है। लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं, बहुत बड़ी पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। पूरी की पूरी आबादी अपने साथ कई तरह की शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना लेकर चल रही है। यह युद्ध नहीं है बल्कि वॉर क्राइम है, युद्ध अपराध है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के चीफ प्रोसिक्यूटर ने अपने प्रेस स्टेटमेंट में यह भी कहा था 20 मई 2024 के प्रेस स्टेटमेंट में कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के 124 सदस्य हैं।
यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। मतलब जब मामला इतना बड़ा होता है कि कोई देश कार्रवाई न कर रहा हो, तब यह संस्था अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है। इसे हक मिला हुआ है कि यह युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध, सशस्त्र युद्ध में मानवाधिकार कानून के उल्लंघन जैसे मामले पर किसी के खिलाफ आरोप लगाए, उस आरोप की छानबीन करे, उसकी सुनवाई करे। मगर गौर कीजिएगा कि भारत और अमेरिका इसके सदस्य नहीं हैं। सुरक्षा परिषद के 3 बड़े सदस्य इसके सदस्य नहीं हैं। इजराइल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य नहीं है, मगर फिलिस्तीन इसका सदस्य है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से जारी हुआ आदेश बाध्य आदेश नहीं होता है। मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के आदेश को मानने की किसी भी तरह की बाध्यता नहीं होती है। जिस देश को मर्जी है वह आदेश माने, जिसको ना मर्जी है वह ना माने। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर यह आरोप लगता आया है। यह 20 मई 2024 के अपने प्रेस स्टेटमेंट में चीफ प्रोसिक्यूटर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के कह रहे हैं कि जहां ताकतवर देश की दखलंदाजी न्याय को रोकने में होती है, वहां पर न्याय रुक जाता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की ज्यादातर कार्रवाई छोटे देशों पर हुई है। अमेरिका पीछे खड़ा था तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। मगर अब इजराइल के मामले में दिक्कत यह है कि अमेरिका जैसा ताकतवर देश इजराइल के पीछे खड़ा है। तो सवाल उठता है कि क्या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट न्याय की बुनियाद पर काम करेगा? इस संदेह पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर करीम खान ने अपने स्टेटमेंट में लिखा था कि हम सबको इस मुद्दे पर मजबूती के साथ खड़े होने की जरूरत है कि अगर सबके लिए कानून समान तौर पर लागू नहीं होगा, कानून का पालन करते वक्त ऐसा लगेगा कि कुछ मामलों में कानून का पालन होता है और कुछ मामलों में नहीं होता है, तो कानून की व्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद होने के राह पर चली जाएगी। और अगर ऐसा लगता है कि कानून का पालन सभी मामलों पर एक जैसा नहीं हो रहा है, तो हम उन धागों को ढीला कर देंगे जो हम सबको एक साथ रखते हैं। सभी समुदाय और व्यक्तियों के बीच एक अस्थायी रिश्ता बनाने के लिए जो धागा बनता है, वह धागा टूट जाएगा। वह सुरक्षा का जाल टूट जाएगा जिससे दुनिया के किसी भी पीड़ित की निगाह में बने रहना बहुत जरूरी है। अब पहले से कहीं अधिक हमें सामूहिक तौर पर यह दिखाने की जरूरत है कि युद्ध चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, मगर कोई भी देश या कोई भी व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। उस आधारभूत रेखा को पार नहीं कर सकता है जिस पर मानवीय आचरण की सारी बुनियाद खड़ी है। कोई भी सशस्त्र संघर्ष यानी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता है। हमें यह साबित करने की जरूरत है कि सभी मनुष्य के जीवन का मोल है। यह सारी बातें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान ने उस वक्त कही थी जब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में बेंजामिन नेतन्याहू, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर और हमास के अधिकारियों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने की मांग की थी। उस समय प्रेस स्टेटमेंट जारी करते हुए यह सारी बात कही थी। तो इस समय प्रेस स्टेटमेंट जारी हो गया है। तो आप पूरे धागे को समझ गए कि आखिरकार वारंट जारी क्यों किया गया है और वारंट के संदर्भ में आरोप क्या थे। तो अब बात अंत में समझ लीजिए कि यह तथ्य गौर करने लायक है कि इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष पर किसी व्यक्ति ने नहीं, किसी देश से नहीं, किसी देश के नेता ने नहीं या कुछ देश के समूह ने नहीं, बल्कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, मतलब अदालतों की अदालत, दुनिया की सबसे बड़ी अदालत ने यह फैसला सुनाया है कि साल 1967 के बाद फिलिस्तीन पर इजराइल का कब्जा गैर कानूनी है। इजराइल अवैध बस्तियां बसा रहा है, गजा में ऐसा अपराध कर रहा है जिसके कुछ कार्रवाइयां नरसंहार के बराबर हैं। इजराइल को अपनी सैन्य कार्रवाइयों पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। मतलब जब न्याय हुआ तो इजराइल को दोषी पाया गया। शुक्रिया।